नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सविनय इंडियन ब्रीफ पर। आज का हमारा विशेष 3 विषय है। पहला विषय है ट्रंप का हताशा, दूसरा विषय है यूएई के साइट पर न्यूक्लियर रिएक्टर पर ड्रोन अटैक, और तीसरा विषय है हमारे मोदी जी को जो पुरस्कार दिया गया है नॉर्वे के तरफ से। ट्रंप की हताशा आप ऐसे देख सकते हैं कि आप उनके ट्रूथ सोशल को, जो कि मैं वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया भी, आप देख सकते हैं कि वो कभी बोल रहे हैं कि टिक टिक बूम, घड़ी चल रही है, समय कम है, इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अब इनको टैको कहा जा सकता है। मतलब ये भेड़िया आया वाली बात, मतलब इनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से अब जियोपॉलिटिक्स में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके अब लग रहा है कि शायद फिर युद्ध हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जो हुआ वो बहुत भयानक हुआ। कल यूएई में न्यूक्लियर रिएक्टर के पास ड्रोन से 3 अटैक किए गए। ड्रोन से 3 अटैक किए गए यूएई में। भला यह था कि उस समय यूएई में पावर था। 2 अटैक को तो उनके एक बसात और आयरन डोम ने रोक लिया, लेकिन तीसरा अटैक उनके इंजन पर जाकर लगा। न्यूक्लियर रिएक्टर के इंजन पर जाकर लगा। अगर उस समय पावर कट ऑफ हो गया रहता तो आप समझिए कितना मैसिव एक्सप्लोजन होता और रेडियो एक्टिविटी कितनी तेज फैलती और मास मर्डर होता। इस बात का संज्ञान लिया गया। हमारी एमईए ने इसकी विभत्सना की है, सऊदी ने इसकी विभत्सना की है, यूएई ने इसकी विभत्सना की है, कतार ने इसकी विभत्सना की है। और आप अगर सोच लीजिए कि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो चलता रहता है और अगर उसका इंजन अगर हिट हुआ था जिस समय, अगर उस समय पावर कट हो गया रहता तो कुछ भी हो सकता था, मास मर्डर हो सकता था। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आईआरजीसी रिजीम जो है वो एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट रिजीम है जिसको किसी की लाइफ की परवाह नहीं, जो कि मास मर्डर करने में बिलीव करते हैं। तो अब इन लोगों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। अभी मैं इस विषय पे और चर्चा करूंगा। पहले मैं आता हूं मोदी जी का जो नॉर्वे में स्वागत हुआ उस पर। देखिए दोस्तों, मोदी जी नॉर्वे में हैं और ये बहुत दिनों के बाद, यानी कि 43 सालों के बाद कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे गया है। वहां पर उन्हें विशिष्ट सम्मान दिया गया। यह मिला करके इनका 31वां सम्मान है ये, और यह एक रिकॉर्ड बनाता है कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को 31 अवार्ड हर एक रीजन से, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन ब्लॉक हो, चाहे वो हिंदू ब्लॉक हो, मिला हो। यह हमारे लिए गर्व की मोमेंट है, हम इंडियंस के लिए है, क्योंकि वो मोदी जी का ही नहीं है, वो पूरे स्टेट का है, हमारे इंडिया का है। और ये जो नॉर्वे में जो इनको मिला विशिष्ट सम्मान, उसमें ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सब है। और नीदरलैंड का ट्रिप जो है, नॉर्वे का ट्रिप जो है वो स्वीडन से क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कारण भी है। क्योंकि नॉर्वे के पास एलपीजी का बहुत अच्छा खासा खजाना है।
हम जब अपने एलपीजी रिजर्व्स की बात करते हैं तो एलपीजी काफी है नॉर्वे के पास, साथ में पेट्रोलियम भी अच्छी खासी मात्रा में नॉर्वे रखता है। उसके बाद इनके पास आइस ब्रेकर टेक्नोलॉजी है। आइस ब्रेकर वो टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों कि जिससे आइस को काट करके आर्कटिक रीजन में रोड बनाया जा सके। तो भारत कल का स्तंभ अगर आर्कटिक में भी खड़ा करना चाहेगा तो उसे नॉर्वे का साथ मिलेगा। इसलिए नॉर्वे विजिट और नॉर्वे से अच्छा संबंध बहुत अच्छी बात है हमारे भारत के लिए, और मोदी जी ने इसे करके दिखाया है। और दोस्तों नॉर्वे के बाद अल्जीरिया से भी हमारा निगोशिएशंस और प्रपोजल चल रहा है पेट्रोलियम वगैरह के बारे में, क्योंकि वहां पर भी कुछ है, कुछ मात्रा में, अच्छे खासे मात्रा में है। एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब अच्छे खासे मात्रा में। और हम जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और पूरा यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड के लिए भारत आया था। तो मोदी जी एक भूमिका बना रहे हैं कि इस रिसेशन के टाइम में भी इकोनॉमी नहीं चरमराए। वो विजिट कर रहे हैं नॉर्वे को, वो जा रहे हैं नीदरलैंड में, वो यूरोपियन यूनियन, वो इटली तक जाएंगे। 5 दिवसीय दौरा जो है उनका। तो वो भारत के आगे के समृद्धि के लिए एक पाथ बना रहे हैं। ही इज मेकिंग ए वे फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर, एंड दैट मेक्स हिम ए ग्रेट स्टेट्समैन एंड ए मैन ऑफ विजन। वो दूरदृष्टा है दोस्तों, वो आगे की सोचते हैं। तो ये सब तो रहा हमारा जो मोदी जी का विजिट था नॉर्वे में, उसके बारे में। अब मैं आपको बताऊं, कल की बात है, यूएई जो है अब कंप्लीटली अमेरिका इजराइल के साइड में और उनका एलाइज बन गया है। और यह बात ईरान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और वो ये बात जान गए। इस बात को जानने के पश्चात यूएई में जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर था उस पर 3 ड्रोन से हमले किए गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। पहला 2 रुक गया, ध्वस्त हो गया। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्टर ने रोक लिया। बराक था, आयरन डोम था इजराइल का दिया हुआ, वो रोक लिया। लेकिन तीसरा सीधा आकर के इंजन रूम में लगता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर दोस्तों एक ऐसा चीज है कि अगर उसको पावर नहीं मिले और अगर पावर स्विच ऑफ हो जाए तो कुछ देर में एक्सप्लोजन भी हो सकता है, और उससे रेडियो एक्टिविटी भी फैल सकती है। और ऐसा संभव था। और अगर ऐसा हो जाता दोस्तों, उस समय अगर पावर कट हो गया रहता, तो आप समझिए कि बूढ़े, बच्चे, औरतें, मतलब लाखों में लोग मरते। ये एक मास मर्डर हो जाता। और ईरान ने तो कह ही दिया है कि मैं यूएई को यहां से या तो बुढ़िया बिस्तर पैक करना होगा या फिर हम इसे नक्शे से हटा देंगे। अब इजराइल भी चिंता में है। इजराइल क्यों चिंता में है? इजराइल के पास जो डिमोना साइट्स है, जहां उनका न्यूक्लियर रिएक्टर है तो वो जमीन के बहुत अंदर, 40-50 मीटर अंदर है। लेकिन फिर भी अगर एरियल अटैक्स होते हैं ड्रोन के थ्रू या किसी भी तरीके से, और अगर उसमें भगवान ना चाहे अगर उसके न्यूक्लियर रिएक्टर को वो हिट कर देता है, तो
तो मैसिव एक्सप्लोजन होगा, पूरा इजराइल खत्म हो जाएगा। और इसलिए इजराइल बोल रहा है अमेरिका को, लेट मी अटैक देम फर्स्ट, मैं उनको पहले अटैक करना चाहता हूं, क्योंकि वो आपके लिए कम बड़े संकट होंगे, मेरे लिए ज्यादा बड़े संकट है। क्योंकि वो आपके पास कल पहुंचेंगे, मेरे पास तो अभी पहुंच सकते हैं। और कल क्या हुआ कि इजराइल जो है, इजराइल के पास आपको मैं बताऊं, टर्की के तैयब अर्दोगन और लगभग उनके साथ आ रहे 60 बोट्स इजराइल के पास आए। कंट्रोल रूम में नेतन्याहू खुद थे। उन्होंने इन्हें खदेड़ करके बाहर किया। वो यहां पे पॉलिटिक्स खेलने के लिए आए हुए थे। अब तैयब अर्दोगन को पता चल गया होगा कि इजराइल का मिजाज क्या है। इजराइल अब फोरफ्रंट पे खेलना चाहता है और अमेरिका का इतना हिम्मत भी नहीं है कि अमेरिका फ्रंट फुट पे खेले। फ्रंट फुट पे इजराइल ही खेल सकता है, क्योंकि इजराइल के पास ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मार्टिरडम। वो मरने मारने के लिए तैयार है, वो जिहादी मेंटेलिटी को जानते हैं। और अमेरिका के साथ क्या है, अगर वहां पे बॉडी बैग जाता है तो वहां के प्रेसिडेंट की रेटिंग गिरने लगती है, जैसे हिलरी क्लिंटन के साथ हुआ। तो ट्रंप सोच रहे हैं ऐसा मेरे साथ नहीं हो जाए। तो ये काम ट्रंप नहीं करेंगे, ये इजराइल को ही करना पड़ेगा और ये इजराइल ही करेगा। सोने के भाव में गिरावट आई है, सेंसेक्स थोड़ा सा हमारा बढ़ा है। आपने देख ही लिया होगा शुरुआत में इंट्रो में जो डाटा है मैंने लगा दिया है। मैं ट्रूथ सोशल का ट्रंप का पोस्ट भी लगा दिया उसमें। हालांकि जो उनका ट्रूथ सोशल का पोस्ट बनाता है वो काफी बचकाना है, काफी ज्यादा हास्यास्पद है। और अब इनकी धमकी से ईरान नहीं डरता है। कहते हैं ना कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे। ईरान ने इनकी धमकी से डरना ही छोड़ दिया है। हालांकि ईरान की भूमिका एक बहुत विकेड कंट्री की तरह है। मैं ईरान नहीं कहूंगा, IRGC रिजीम की भूमिका एक बहुत विकेड रिजीम की तरह। अब सोचिए, जो फिगर कहता है कि 3000 से लेकर के कुछ लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं 45,000 तक लोगों को वहां पे मार दिया गया इंटरनल प्रोटेस्ट में। उन लोगों का आप मेंटेलिटी समझ सकते हैं। जब इनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है तब ये मिडिल ईस्ट को इतना धमकाए हुए हैं। जब इनके पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा तब ये क्या करेंगे, ये हाय तौबा मचा के रख देंगे। Now it is the time for them for America and Israel to retaliate them. अब रिटेलिएशन का टाइम है दोस्तों, रिटेलिएट करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका ने अब अपना एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन स्लेज हैमर, या उसको आप एपिक फ्यूरी 2 भी कह सकते हैं। तो आप पूछिएगा ऑपरेशन फ्रीडम प्लस का क्या हुआ। मार्को रूबियो से पूछा गया कि आपने कभी बयान बदला कि हम ऑपरेशन फ्रीडम प्लस को इनिशिएट कर रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं, फिर इनिशिएट कर रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं। तो मार्को रूबियो ने कहा कि ये सब हम अपने एलआई के कहने पे कर रहे हैं। तो लोगों ने बोला, रिपोर्टर्स ने पूछा कि हो सकता है वो यूएई होंगे या अरेबियंस होंगे, उनके कहने पे आप कर रहे हैं ये काम। मार्को रूबियो ने कहा नहीं, ये मैं पाकिस्तान के कहने पे कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि वो एक अच्छा प्रपोजल लाएगा।
ये मिला करके पाकिस्तान ने 6ठी बार अमेरिका को मूर्ख बना दिया। यू फूल मी वंस, शेम ऑन यू। यू फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। और ये अमेरिका पे जाता है। तो मैं आपको यह बताने आया था कि युद्ध कभी भी स्टार्ट हो सकता है। और यहां पेजेश्कियान कह रहे हैं, मोहम्मद पेजेश्कियान कि मसूद पेजेश्कियान कि ये ड्रोन हम लोगों ने नहीं चलाया है, ये हो सकता है फॉल्स फ्लैग हो। लेकिन किसी को डाउट नहीं है, सब ये मानते हैं कि ये ईरान ने ही चलाया है। और पेजेश्कियान यहां पे अपनी डिप्लोमेसी खेल रहे हैं कि आप मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज में रिलीजन को लाना, ये कहां तक सही है दोस्तों? आप युद्ध लड़ रहे हैं तो उसको रिलीजियस क्यों बना रहे हैं आप? ये हाइपोक्रेसी है। दिस इज कंप्लीट हाइपोक्रेसी। और जॉन बोल्टन ने कहा, बहुत अच्छी बात कही थी जॉन बोल्टन ने। जॉन बोल्टन ने कहा था कि ईरान में जो जितना बड़ा हार्ड लाइनर होगा वो उतना बड़ा लीडर होगा, और अंत में सत्ता सुप्रीम लीडर की उसी के पास जाएगी। आप जितने बड़े कट्टरपंथी हैं, आप उतने बड़े लीडर हैं ईरान के। देखिए गलीबाफ को, अकराची को फटकारता रहता है। और जब ट्रंप ने प्लानिंग की, अभी एक्सिक्यूट नहीं किया है, कहा कि हम इनके पेट्रोलियम रिजर्व को ही खाक कर देंगे, तो ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप मेरे पेट्रोलियम रिजर्व को खाक कीजिएगा, लड़ाई कीजिएगा हमसे, तो हम पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के जितने भी पेट्रोलियम रिजर्व हैं सबको नष्ट कर देंगे। मेंटेलिटी देखिए इनकी। They do not go for one. They are trying to destroy each and every country of the Middle East. So this is the current situation which I wanted to explain. I was not in a very good state of health, but instead I came here. कल 7:30 बजे नेतन्याहू और ट्रंप में बात हुई। नेतन्याहू ने बोला है हमें पहले अटैक करने का मौका चाहिए, और वो अगर उनके और ट्रंप में सामंजस्य बैठ जाता है तो हो सकता है इजराइल और अमेरिका 72 घंटे के भीतर युद्ध स्टार्ट कर दे। ये था दोस्तों मेरा आज का जो विषय था। मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं, और जो भी अपडेट आते रहेंगी मैं आपको दूंगा। दुर्गा माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।